हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेड्यूल वन के बारे में मैं बताना चाहूँ उससे पहले हमको सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में समझना होगा। अर्लियर लेक्चर हमने सीखा था कि व्हाट इज़ सप्लाई। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा सप्लाई का वीडियो जाके देखिए। उसके बाद ये सीखेंगे तो आपको लिंक बैठेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ये वीडियो में। सो सप्लाई में हमने सीखा था कि सप्लाई कब होता है। अगर सप्लाई होगा तो ही उस पर जीएसटी का बात करेंगे, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हुआ वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा तो उस पर जीएसटी भरना है नहीं भरना है। तो सबसे पहला हमारा चेक पॉइंट क्या रहेगा कि सप्लाई है कि नहीं है। तो सप्लाई की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ये वर्ड पे गौर कीजिएगा। अगर आपने कुछ सेल किया है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई होगा? नहीं होगा। सप्लाई की इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन थी जो हमने सप्लाई के डेफिनेशन में हमने सीखा था। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो सप्लाई नहीं माना जाता। तो एक कंडीशन है कंसिडरेशन, आज उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं हुआ। बट गवर्नमेंट ने बोला है मैं कुछ कुछ ट्रांजेक्शन आपको दूंगा कि जहाँ पे कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। और वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे दिए हैं? शेड्यूल 1 में। समझ में आ रहा है? शेड्यूल 1 किस लिए है? अगर कोई ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई में आ जाएगा। तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा? तो चलिए वो समझते हैं। Yes. यहाँ ये रहा शेड्यूल 1, सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई हो जाएगा कब? अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। सारे समझिए, अगर आपने कोई बिजनेस असेट क्या किया, किसी को ट्रांसफ़र किया या तो डिस्पोजल किया, मतलब आपने जला दिया, उसको स्क्रैप कर दिया, या तो किसी और को दे दिया। ट्रांसफ़र किया या तो डिस्पोज किया, किसको? बिजनेस असेट को। तो भी तो भी वो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है? इफ़, मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है तो ही ऐसा आएगा। तो आपके क्वेश्चन आएगा सर तो कंसिडरेशन तो नहीं है तो किस पे टैक्स पे करेंगे, कौन सी अमाउंट पे टैक्स पे करेंगे? वेट, आपको ये दो चैप्टर सीखने पड़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आईटीसी। यहाँ तक आपको सिर्फ समझो कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो कि आप कोई बिजनेस असेट ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो डिस्पोज कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो ट्रांजेक्शन हमारे सप्लाई में गिना जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है तो टैक्स इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में लिखा है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। और कैसे टैक्स पे करना है, कौन सी अमाउंट में टैक्स पे करना है, उसके लिए आपको ये दो चैप्टर सीखने पड़ेंगे। ठीक है, बट आपको इतना समझ आना चाहिए कि अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ तो रुकना पड़ेगा, सप्लाई है, टैक्स भरना पड़ेगा। कैसे बनेंगे ये दो चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। तो यहाँ पे परमानेंट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए किसी को दिया तो नहीं आएगा, परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर वो परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट है और उस पर आपने इनपुट टैक्स रेट मतलब आईटीसी लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये सप्लाई में गिना जाएगा इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। शांति से समझना। अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन या तो रिलेटेड पार्टी, दो पॉइंट यहाँ पे समझने देता है, जैसे रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप
अपने किसी रिलेटेड पार्टी को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ गुड्स या सर्विस देते हो, बट क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी वो सप्लाई हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि रिलेटेड पार्टी के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, होते कि नहीं होते, होते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम समझते हैं कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में क्या हुआ है, कुछ गुड्स और सर्विस का फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हुआ है, तो भी वो क्या सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। सो सबसे पहले समझते हैं रिलेटेड पार्टी को, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर पर्सनस बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। मतलब कोई फॉर्म है तो पार्टनर ए एंड पार्टनर बी है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आईसी आपको यहाँ पे टेस्ट कर सकती है, याद रखना। एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉई को दे या तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कुछ दे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पार्टी है एंड कुछ भी रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। कैसे? ऐसा शेड्यूल 1 में लिखा है, इस वजह से। थर्ड पर्सन होल्ड 25% ऑफ अ वोटिंग शेयर इन द बोथ। दो कंपनी है, AB लिमिटेड एंड CD लिमिटेड। ये दोनों को होल्ड कौन करता है? XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने इनको 51% और इनमें 75%। ठीक है, तो AB लिमिटेड और XYZ ये दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे। CD लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, AB लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए, और CD लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए। वन कंट्रोल अदर्स, मतलब AB लिमिटेड और CD लिमिटेड दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी हो गए, तो मतलब तीनों अंदर अंदर एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी हो गए। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, बोथ द पर्सन कंट्रोल थर्ड पर्सन। ऐसा है, उल्टा कर देते हैं। AB लिमिटेड और CD लिमिटेड वो मिलके XYZ लिमिटेड को कंट्रोल करता है। मतलब AB लिमिटेड XYZ के 50% शेयर होल्ड करता है और CD लिमिटेड XYZ लिमिटेड के 50% शेयर होल्ड करता है। तो भी ये तीनों अंदर और अंदर क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ICAI आपको टेस्ट कर सकता है व्हाट इज़ रिलेटेड पार्टी। अगर यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें EB लिमिटेड CD लिमिटेड को कुछ गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो उस पर टैक्स लगना पड़ेगा। यस सर, लगना पड़ेगा। उसमें तो कोई कंसिड्रेशन नहीं है फिर भी, क्योंकि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैमिली मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली। क्या सर? फैमिली में क्या क्या आएगा? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। तो याद रखना, ब्रदर एंड सिस्टर कभी हमारे रिलेटेड पार्टी कहलाए जाएंगे जब भी वो हम पे क्या हो? डिपेंडेंट। स्पाउस एंड चिल्ड्रन इज ऑलवेज अ फैमिली मेंबर। स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो, इट इज़ कम्स अंडर अ फैमिली ऑलवेज। डिपेंडेंट में क्या है? चार हो, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, पेरेंट कभी आएंगे जब भी वो अपने पे डिपेंडेंट है, तभी वो फैमिली की डेफिनेशन में फॉलो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी में। चलिए, तो हमने ये देखा कि अगर दो रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई गुड्स एंड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, बट क्या है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी वो क्या हो जाएंगे? सप्लाई हो जाएंगे, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन है। डिस्टिंक्ट पर्सन थोड़ा सा है ना, डिटेल में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में।
बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि व्हाट इज़ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। जीएसटी में है ना, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब आपका बिजनेस जो जो स्टेट में चल रहा है वो सारे स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कॉमन पॉइंट है, मतलब ऐसा मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इसको डिटेल में हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो आपका बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, तो आपको दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिया। जीएसटी की नज़र से ना ये दोनों अलग अलग है, जीएसटी की नज़र से देखोगे, और ऐसे ओवरऑल देखोगे तो दोनों एक ही कंपनी है बट सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन लिए है। तो जीएसटी इन दोनों को क्या मानती है? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपने अपना स्टॉक महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन से दिल्ली के रजिस्ट्रेशन में भेजा, तो क्या सप्लाई हो जाएगा? यस सर, सप्लाई हो जाएगा। आपको इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ये पॉइंट 100% आ सकता है एग्ज़ाम में कि आप एक ही कंपनी है, आपने महाराष्ट्र से दिल्ली गुड्स भेजे, कोई भी कंसिडरेशन, सिर्फ आपने कंपनी में होता है ना डेपो, कि एक कंपनी के डेपो से दूसरे डेपो पे भेजा, कोई उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होता, कंपनी के अंदर अंदर गुड्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उस पर टैक्स भरने का? यस सर, भरने का। कौन सी अमाउंट में? उसके लिए हमको कौन से 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये याद रखना कि एक ही कंपनी के 2 रजिस्ट्रेशन के बीच में कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी क्या सप्लाई हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट में हमको 3 चीज़ें समझनी है। अगर आपने रिलेटेड पर्सन के बीच में या तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई गुड्स और सर्विस किया और वो आपके बिजनेस के लिए है, क्या है? बिजनेस के लिए है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी सप्लाई में आ जाएगा। चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मिस्टर रौनक, वो कौन है? डॉक्टर है। मिस्टर करण कौन है? सीए है। ये दोनों ब्रदर है, रियल ब्रदर। ठीक है। रौनक ने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी, मतलब मेरे को थोड़ा सा कंसल्ट करके दिया, मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो मैंने मेरे भाई से बोला कि रौनक, मेरे को सर दर्द हो रहा है, तो मेरे को दवाई लिख के दे। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, दवाई लिख के दिया, उस पर कोई कंसिडरेशन दिया है, मेरा भाई है इसलिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो सप्लाई गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? शांति से सोचिए और फिर बताइए। ये पूरा पढ़िए, पहले ये पूरा पढ़िए, हुआ होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि ब्रदर फैमिली में आता है, बट कब आएगा? जब भी वो मेरे डिपेंडेंट हो गए तो आपको सर देखना कौन से है? सप्लायर के व्यू से देखना है। किसके व्यू से देखना है? सप्लायर के व्यू से देखना है। ऐसे भी ट्रांजेक्शन आए तो आपको क्या देखना है कि सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है? यहाँ पे सर्विस क्या है? कंसल्टिंग का सर्विस है, तो दे कौन रहा है? रौनक दे रहा है। तो हमको सप्लायर के एंगल से देखना है कि वो किसको दे रहा है, और वो जो पर्सन को दे रहा है वो रिलेटेड पार्टी हुआ कि नहीं। मतलब रौनक के एंगल से देखना है कि रौनक किसको सर्विस दे रहा है? करण को दे रहा है। तो वो ब्रदर है, बट डिपेंडेंट ब्रदर है। वो क्या है? सीए है, तो जनरली डिपेंडेंट नहीं होगा, तो वो रिलेटेड पार्टी में आएगा? नहीं सर, रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन तो वो ऐसे भी नहीं होता, तो रिलेटेड पार्टी में है ही नहीं, तो ये पॉइंट में आएगा ही नहीं। तो हमको सप्लाई का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, और सप्लाई के डेफिनेशन में क्या है? कंसिडरेशन है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो नहीं आएगा। मैं यहाँ से सीए हटा दूँ और क्या लिख दूँ? डिपेंडेंट ऑन रौनक। डिपेंडेंट ऑन रौनक, तो सर आएगा? तो सर आ जाएगा, क्योंकि तो देखना है कि ये जो सर्विस लिया है उसको बिजनेस, उनका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड है। तो हाँ, डॉक्टर है वो, तो मतलब डॉक्टर का बिजनेस ही होता है कि कंसल्टिंग करना, तो हाँ बिजनेस के लिए है। सबका सब जो देखना है वो सप्लायर के एंगल से ही देखना है। तो क्या देखना है कि रौनक का बिजनेस है, हाँ कंसल्टिंग देना उसका बिजनेस है, ठीक है।
तो फिर देखना रिलेटेड पार्टी है, हाँ सर रिलेटेड पार्टी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, समझ में आ रहा है। इजी पॉइंट है, कुछ इतना नहीं है, बट एग्ज़ाम में ये ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। जब भी ट्रांजेक्शन में विदाउट कंसिडरेशन हो तो मान नहीं लेने का कि ये सप्लाई नहीं होगा। एक बार रुक के पूरा ट्रांजेक्शन समझ के शेड्यूल 1 को याद करने का, उसके पॉइंट्स याद करने के, और फिर देखने का कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, रिलेटेड पार्टी का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बिजनेस का कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो क्या सप्लाई हो जाएगा। तो शांति से जैसे भी विदाउट कंसिडरेशन में आए ना, एकदम साइलेंट हो जाने का, सोचने का, डायरेक्टली आंसर नहीं देने का, क्योंकि आईसीआई को पता है आपकी वीकनेस क्या है, उस पर वार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक एक्सेप्शन है। अगर आपको याद है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं, मैंने बोला था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे तो उस पर कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। बट एम्प्लॉयर को गिफ्ट दे तो सोचना पड़ेगा कि उस पर आ सकता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन किसके लिए है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे, ठीक है, याद रखना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे कितने तक का, 50,000 तक का गिफ्ट दे तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं गिना जाएगा, उसको एक्सेप्शन में दिया है। मान लो कि उन्होंने 50,000 1 रुपये का गिफ्ट दिया है, तो 1 रुपये पे टैक्स भरने का कि 50,000 1 पे भरने का। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 50,000 तक वो नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अप टू 50,000 है तो नहीं होगा। मतलब 50,000 1 रुपये दिया है तो पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। क्या पूरे अमाउंट पे आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ये बात याद रखना, 50,000 कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि आपको इसके ऊपर भरना पड़ेगा। अगर इसके नीचे है तो किस पे नहीं भरना है, अगर इसके ऊपर है तो पूरे पे भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। आई डोंट थिंक सो ये टच करेंगे ऐसे वाले, बट ये बात आपको याद रखने के लिए याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है। अगर प्रिंसिपल एजेंट क्या है, AB लिमिटेड है, उसमें ये कौन है, प्रिंसिपल है, उसका एजेंट है मिस्टर विनय। AB लिमिटेड क्या बनाता है, वॉचेस बनाता है, जो घड़ी होती है ना, घड़ी, ऐसी घड़ी बनाता है, ठीक है। मिस्टर विनय कौन है, एजेंट है। तो मिस्टर विनय का काम क्या होता है कि AB लिमिटेड जो घड़ी बनाती है ना, वो घड़ियाँ लोगों तक पहुंचाने का काम मिस्टर विनय का है। मतलब उनको लोगों के बीच में ये बेचने का काम मिस्टर विनय का है। मिस्टर विनय कुछ टेक्निक यूज़ करता है, या तो फिर जहाँ पे ऐसा मतलब कोई मैच हो रहा है, या तो फिर कोई मॉल में जगह जगह अपने स्टॉल बनाते हैं, उसमें ये वॉचेस रखते हैं और लोगों को बेचते हैं, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है कि कस्टमर्स को ये वॉचेस सेल करना। तो AB लिमिटेड मिस्टर विनय को वॉचेस देते हैं कि तू 100 वॉचेस रख और बेच। तो वॉचेस कहाँ पे जाती है, AB लिमिटेड से मिस्टर विनय को आती है। तो गवर्नमेंट बोलती है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेटेड पार्टी है। प्रिंसिपल और एजेंट क्या है, रिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी कोई हुआ और AB लिमिटेड का काम ही है वॉचेस बनाना, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वॉचेस दिया बिटवीन रिलेटेड पार्टी तो सप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट में रूल थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या बोलते हैं कि अभी मत देखो कि ये जो 100 वॉचेस दिया है, अभी मत देखो कि आपने ये जो 100 वॉचेस दिया है वो सप्लाई होगा कि नहीं। अभी मत देखो कि ये जो 100 वॉचेस दिया है वो सप्लाई होगा कि नहीं। उसमें ये देखो कि ये जो एजेंट कस्टमर को बेच रहा है तो उसके लिए इनवॉइस रेस कर रहा होगा
मान लो कि मैंने विनय के पास से वॉच खरीदा, तो विनय ने मेरे को क्या दिया, इनवॉइस दिया। उस इनवॉइस में किसका नाम है, उस इनवॉइस में किसका नाम है? अगर प्रिंसिपल का नाम है, ये इनवॉइस में प्रिंसिपल का नाम है, मतलब ए बी लिमिटेड का नाम है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना वो सप्लाई होगा नहीं। बट अगर यहाँ पे एजेंट का नाम है इनवॉइस में, किसका नाम है, मिस्टर विनय का, तो ये जो वॉचेस का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही लिखा है कि अगर इनवॉइस फॉर गुड्स इश्यू बाय एजेंट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अगर ये इनवॉइस किसके नेम में है, प्रिंसिपल के नेम में है, तो क्या सप्लाई होगा? नहीं सर, इट इज़ नॉट अ सप्लाई। बट एजेंट के नाम में है तो वो क्या हो जाएगा, यस वो सप्लाई हो जाएगा बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट। मतलब ये जो वॉचेस का ट्रांसफ़र है वो सप्लाई है कि नहीं, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, इनवॉइस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इनवॉइस देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है, शांति से समझोगे, शांति से पढ़ोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अपना शेड्यूल 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी पॉइंट इतना हार्ड कोई नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको आ जाएगा। बट ध्यान रखना एग्ज़ाम में ऐसे क्लिक होने के लिए है ना, ये चीज़ें 3-4 बार रिवीजन किया होगा ना तभी वो क्लिक होगा। आपको कोई ट्रांजेक्शन दिया होगा रिलेटेड पार्टी का, उसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं है, तो आधे से ऊपर के लोग हैं ना उसको सप्लाई मान विदाउट सप्लाई मान के आ जाते हैं। वो देखते नहीं है, शेड्यूल 1 चेक करना होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे आएगा, लाइट कब होगी, जब आपने 3-4 बार ये पॉइंट का रिवीजन किया होगा तब। तो शांति से ये नोट्स है, शांति से आप रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन करने में आप आई डोंट थिंक सो कि 5 से 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा। सो प्लीज़ मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जीएसटी इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपका जीएसटी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, बाय।